ममता की मूरत। सास के प्रति कैसे बदली सीमा की धारणा। रात के लगभग 8 बजे का समय था। मैं ऑफिस से आकर खाना बना रही थी और राकेश अपने लैपटॉप पर अभी भी ऑफिस के ही काम में उलझे हुए थे। तभी फोन की घंटी बजी। किसका फोन है, यह उत्सुकता मुझे किचन से खींच लाई। मैंने देखा राकेश फोन पर बात करते हुए बहुत परेशान हो उठे हैं। प्लीज आप उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए, मैं फौरन निकल रहा हूं। फिर भी मुझे पहुंचने में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, उन्होंने हड़बड़ी में मुझे पूरी बात बताते हुए अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान बैग में रखना शुरू कर दिया। राकेश की चाची जी, जो मथुरा में रहती हैं, अचानक बहुत बीमार हो गई थीं। उनकी हालत को देखते हुए किसी पड़ोसी ने हमें फोन किया था। चाची जी का हमारे सिवा इस दुनिया में और है ही कौन? उनकी अपनी औलाद तो है नहीं और चाचा जी का कुछ वर्ष हुए देहांत हो चुका है। हमारी शादी में चाची जी ने ही मेरी सास की सारी रस्में की थी। राकेश के माता-पिता तो बहुत पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब राकेश की दीदी गरिमा तो अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन राकेश स्कूल में पढ़ रहे थे। अपनी दीदी से 8 साल छोटे जो हैं, तब चाचा-चाची ने ही दीदी की शादी की थी और राकेश को स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया था। चाचा-चाची ने दीदी को और मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया है। यह बात इन 2 वर्षों में राकेश मुझे कई बार बता चुके हैं। पहले पूरा परिवार साथ ही रहता था, लेकिन राकेश जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे, तभी इनके चाचा जी का तबादला मथुरा हो गया था। इसके बाद तो उनका तबादला कई और शहरों में भी होता रहा, लेकिन मथुरा में उन्होंने अपना घर बना लिया था। इसलिए उनके देहांत के बाद चाची जी मथुरा आ गई थीं। और वे जाती भी कहां। मेरा चाची जी से ज्यादा परिचय नहीं था। हमारी शादी के वक्त वे सिर्फ 5-6 दिन हमारे साथ रही थी। दरअसल हम दोनों बैंकॉक घूमने जाना चाहते थे, इसलिए वे मथुरा लौट गई थीं। मैं क्या-क्या सोचने लग गई थी। राकेश की आवाज से मैं वर्तमान में लौटी। वे कह रहे थे कि देखो, जल्दी में मैं कहीं कुछ रखना तो नहीं भूल गया। बैग पैक हो गया तो राकेश अकेले चाची जी को कैसे संभालेंगे? यह सोचकर मैंने भी साथ चलने की बात की, तो वे बोले कि पहले जाकर स्थिति देख लूं। जरूरत हुई तो तुम्हें भी बुला लूंगा। फिर वे मथुरा के लिए रवाना हो गए। शादी के बाद यह पहला अवसर था जब मैं रात के समय घर में अकेली थी। अजीब सा डर वो बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। रात 2 बजे के लगभग राकेश से मेरी बात हुई। पता लगा चाची जी बेहोश हैं। कई तरह के टेस्ट हो रहे हैं। अभी कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। राकेश काफी परेशान लग रहे थे। अगली सुबह 11 बजे राकेश का फोन आया कि वे चाची जी के इलाज तथा डॉक्टरों के रवैये से संतुष्ट नहीं हैं। वे उन्हें लेकर दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली के एक अस्पताल से बातचीत चल रही है। शाम होते होते वे चाची जी को लेकर दिल्ली पहुंच गए। नीम बेहोशी की हालत में चाची जी बहुत ही कमजोर लग रही थी। रंग भी पीला पड़ा हुआ था। उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही मैं वहां पहुंच गई। डॉक्टरों ने तत्परता से इलाज शुरू कर दिया। 5 दिनों के बाद चाची जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने दवाई के साथ साथ परहेज और आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। हम उन्हें घर ले आए। बीमारी कोई विशेष नहीं थी। बढ़ती उम्र, अकेलापन, चिंता, काम की थकान, उस पर ठीक से समय पर न खाना बीमारी के कारण थे। हम दोनों के लिए अब और छुट्टियां लेना मुश्किल था। उनके लिए किसी नौकर या नर्स का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने घर पर काम करने वाली बाई को ही दिन भर में 2-3 चक्कर लगाकर उन्हें दूध, चाय, नाश्ता आदि देते रहने के लिए कहा और ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। हाँ, दिन में कई बार हम फोन पर चाची जी से बात कर लेते थे। उनका हालचाल जान लेते थे। कोई परेशानी तो नहीं, पूछते रहते थे। राकेश को तो पता नहीं था। मेरी परेशानियां कुछ बढ़ गई थी। आज तक जो घर सिर्फ हमारा था, वह एकाएक मुझे मेरी ससुराल लगने लगा था। अब उठने बैठने, पहनने ओढ़ने में मैं कुछ बंदिशें महसूस करने लगी थी। हालांकि चाची जी ने इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनका घर पर होना ही मेरे लिए काफी था। लेकिन मैं पूरे उत्साह से यह सब कर रही थी।
क्योंकि चाची जी आशा से कहीं जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर रही थीं। 1 सप्ताह बाद ही उन्हें काम वाली की जरूरत नहीं रही। वे अपने छोटे-छोटे काम स्वयं ही उठकर करने लगी थीं। मैं खुश थी कि वे जल्दी ही ठीक होकर मथुरा लौट जाएंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है। एक दिन राकेश बोले कि अब हम चाची जी को वापस नहीं जाने देंगे। वे अब हमारे साथ ही रहेंगी। अब इस उम्र में उनका अकेले रहना मुश्किल है। फिर बीमार हो गई तो? फिर हमारा भी तो उनके प्रति कोई कर्तव्य है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। राकेश ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, लेकिन मेरा मन बेचैन हो उठा। मुझे याद है, जब मेरे लिए राकेश का रिश्ता आया था, तो मम्मी-पापा ने मेरी राय पूछी थी। राकेश दिखने में कैसे हैं? पढ़े-लिखे कितना हैं? कमाते कितना हैं? यह सब जानने की मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि लगा था कि मम्मी-पापा और मामा जी ने देख लिया है, तो सब ठीक ही होगा, मेरे लायक ही होगा। मैं तो लड़के के परिवार के बारे में जानना चाहती थी। पूछा तो पता लगा कि घर में सास-ससुर नहीं हैं। बस एक बड़ी बहन है जो शादीशुदा है। मेरे लिए इतना ही जानना काफी था, क्योंकि मेरे दिमाग में सास की छवि ऐसी थी जिससे बहू हमेशा डरी सहमी रहती है। मेरी सहेली जया, जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, उससे जब भी बात होती थी, वह अपने पति के बारे में कम, सास के बारे में बात ज्यादा करती थी। हमेशा परेशान रहती थी। उस पर मेरी दीदी जब तब मायके आती तो कई दिनों तक लौटने का नाम नहीं लेती थीं। हमेशा मां ही उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजती थीं। उन्हें भी पति या देवर से नहीं, सास से ही ढेरों शिकायतें होती थी। लेकिन हमारे यहां तो राकेश की चाची जी रहने वाली थी। अपनी सास की तो चलो कोई दो बात सुन भी ले। चचिया सास की बातें, ताने, उलाहने भला कोई क्यों सुने? हालांकि ऐसा सोचना बड़ा ही गलत था, स्वार्थी सोच था, लेकिन मुझे बहुत परेशान करने लगा था। एक शाम ऑफिस से घर पहुंची तो देखा चाची जी ने मशीन लगाकर घर भर के मैले कपड़े इकट्ठा कर धो डाले थे। मैं तो इतवार को ही मशीन लगाकर सप्ताह भर के कपड़े धोती हूं। पिछले दिनों चाची जी की बीमारी के चक्कर में यह काम रह ही गया था। इतने कपड़े एक साथ धुले देखकर मैं हैरान रह गई। ये क्या चाची जी, आपने ये सब क्यों किया? आपको तो अभी आराम करना चाहिए। दिन भर आराम ही तो करती हूं सीमा। फिर आजकल मशीन में कपड़े धोना भी कोई काम है? कहते हुए चाची जी हंस दी। अब रात के खाने के वक्त गपशप का दौर चलने लगा था। चाची जी राकेश के बचपन की आदतें, शरारतों के बारे में बताती। मुझे मेरी ससुराल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें भी बताती जिन्हें बताने वाला कोई नहीं था। राकेश की चिढ़, पसंद नापसंद के बारे में भी मुझे पता लग रहा था। अब मुझे उन्हें चिढ़ाने, छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। ऐसे में चाची जी भी हंसते हुए मेरा पूरा साथ देती थी। हम शाम को ऑफिस से लौटते तो चाची जी बढ़िया सा स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर हमारा इंतजार कर रही होती। अब सुबह शाम मुझे सब्जी कटी हुई मिलती, सलाद तैयार और तरह तरह की चटनियां पिसी मिलती। वे अक्सर आटा भी गूंद दिया करती थी। यह सब देखकर यही लगता कि वे दिन भर, पल भर को भी बैठती नहीं है। अब घर में कोई हर चीज अपने ठिकाने पर करीने से रखी मिलती, जिन्हें पहले हम अक्सर समय की कमी के कारण यहां वहां इस्तेमाल के बाद छोड़ दिया करते थे। एक छुट्टी के दिन हम चाची जी को मॉल घुमाने ले जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकने के लिए कहा तो हम हैरान रह गए। फिर भी राकेश ने तुरंत गाड़ी रोकी तो चाची जी फौरन उतरकर पास के एटीएम की ओर बढ़ गई। 2 ही मिनटों के बाद वे नोट हाथ में लेकर लौटी। हमें हैरान देखकर वे बोली, हैरान मत हो, अपनी हालत को देखते हुए यह कार्ड मैंने अस्पताल के सामान के साथ रख लिया था। वहां अस्पताल में पैसों की जरूरत तो पड़नी ही थी ना। पर मुझे क्या पता था मेरी हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि पड़ोसी को फोन करके तुम्हें बुलाना पड़ेगा। वह तो ठीक है चाची जी, लेकिन अब तो हम हैं। आपको पैसे निकलवाने की क्या जरूरत थी? वैसे क्षमा करना, आपको आए इतने दिन हो गए, ख्याल ही नहीं आया मुझे। आपसे पूछना चाहिए था आपकी जरूरत के बारे में। राकेश ने झेंपते हुए कहा। नहीं नहीं बेटा, मुझे भला पैसों का क्या करना है? लेकिन पहली बार अपने बेटे बहू के साथ बाजार जा रही हूं, तो पैसे पास में होने ही चाहिए। चलो चलो, देर हो रही है।
चाची जी ने पूरे उत्साह से कहा। मॉल में पहुंचते ही चाची जी रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में चली गईं। हमें लगा वे बीमारी की हालत में इतनी जल्दी में अस्पताल आईं कि साथ में बहुत सी चीजें नहीं ला पाईं। उन्हें कपड़ों के लिए परेशानी होती होगी, इसलिए वहां गई हैं। लेकिन रेडीमेड शर्ट और जीन्स के काउंटर पर जाकर वे राकेश से कपड़े खरीदने के लिए कहने लगीं। राकेश ने बहुत मना किया, लेकिन वे कब मानने वाली थीं। राकेश जीन्स ट्राई कर रहे थे, तब मुझसे बोली, आजकल की सब लड़कियां जीन्स पहनती हैं। दफ्तर जाने वाली तो कहती हैं, इसमें उन्हें सुविधा रहती है। बहू, तुम नहीं पहनती? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। पुरानी पीढ़ी होकर भी वे ऐसी बात कर रही हैं। नहीं नहीं चाची जी, मैं भी, कहते हुए मैं रुक गई। लगा कहीं यूं ही बातों बातों में मुझसे कुछ उगलवाना तो नहीं चाह रही। पहनती हो, लेकिन मेरे कारण रोज साड़ी और सूट की बंदिश में कैद हो गई हो। लेकिन मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। चाची जी बड़ी मासूमियत से बोली, बहू, तुम भी अपने लिए एक जीन्स और बढ़िया सी टॉप खरीद लो। मैं भी तो देखूं मेरी बहू इन कपड़ों में कैसी लगती है। कहते हुए उन्होंने मेरे लिए कपड़े पसंद करने शुरू कर दिए। मैं हैरान सी खड़ी उन्हें देखती रह गई। अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन यह सब सच था, सपना नहीं। कपड़े खरीदते ही चाची जी बोली, भाई बहुत भूख लग रही है। वैसे भी मेरे ठीक होने की खुशी में एक बढ़िया सी दावत होनी ही चाहिए। रेस्टोरेंट में हमारे मना करने पर भी चाची जी ने बहुत कुछ मंगवा लिया, उस पर आइसक्रीम भी। बाद में राकेश जब वहां पैसे देने लगे तो उन्होंने तुरंत नोट उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लो, तुम ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है। इस पर हम तो हंस ही रहे थे। बिल लाने वाला वेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। घर आकर राकेश ने कहा कि आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। तो वे बोली, तुम्हारे चाचा जी के बाद अब मुझे पेंशन मिलती है। मैं अकेली जान, अब इस उम्र में अपने आप पर कितना खर्च करूंगी। वे जब से ठीक हुई हैं, अक्सर शाम को सैर करने चली जाती हैं। फल, सब्जियां, दूध और मिठाई न जाने क्या-क्या लेकर ही लौटती हैं। खाली हाथ कभी नहीं आती। सुबह हम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, तो वे पास आकर बोलीं, बेटा राकेश, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मेरा वापसी का टिकट करवा दो। सुनते ही हम दोनों अवाक रह गए। क्या हुआ चाची जी? आपको यहां कोई परेशानी है क्या? हम दोनों एक साथ बोल उठे। नहीं नहीं बेटा, अपने घर में कैसी परेशानी। फिर भी लौटना तो होगा ही ना। 2 महीने हो गए हैं, मैं कब तक तुम लोगों। सुनते ही मैं परेशान हो उठी। चाची जी, आपसे इतना तो मना करते हैं, फिर भी आप अपनी मर्जी से दिन भर काम में लगी रहती हैं। नहीं नहीं सीमा, मैं काम की बात नहीं कर रही। यह भी कोई काम है? बटन दबाया, कपड़े धुल गए। बटन दबाया, चटनी मसाला पिस गया। घर की सफाई और बर्तन का काम तो काम वाली कर जाती है। दिन भर में काम ही कितना होता है। लेकिन बेटा, 2 महीने हो गए हैं। कब तक तुम लोगों पर बोझ बनी रहूंगी। बोझ शब्द सुनते ही मेरी आंखें भर आई। मैं उनसे लिपट गई। ऐसी ममता की मूरत भला बोझ कैसे हो सकती है। कितनी गलत सोच थी मेरी सास के बारे में। मुझे चाची जी से कोई शिकायत नहीं। कितनी परेशान हो गई थी मैं जब राकेश ने उनके यहीं रहने की बात की थी। लेकिन अब मैं उनके बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। उनके प्यार, आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन, हमारा घर परिवार कितना अधूरा रह जाएगा। कौन हर शाम घर पर हमारा इंतजार करेगा? कौन भूख न होने पर भी मनुहार करके हमें खाना खिलाएगा? कौन बिना किसी स्वार्थ के हम पर इतना निश्चल स्नेह लुटाएगा? हम दोनों ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि वे अब कहीं नहीं जाएंगी। अब इस उम्र में हमारे होते हुए वे अकेली नहीं रहेंगी। अब यह उनकी मर्जी है कि वे अपने मथुरा वाले घर पर ताला लगाना चाहती हैं या उसे किराए पर उठाना चाहती हैं। हमारी जिद और हमारे प्यार के आगे उनकी एक नहीं चली। चाची जी कुछ सोचकर बोली, तुम इतना कहते हो तो तुम्हारे पास ही रह जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं समझ गई कि चाची जी क्या कहना चाहती हैं। मैं झट से बोली, आप एक बार मथुरा जाकर अपने कुछ कपड़े, कुछ जरूरी सामान लाना चाहती है ना? इसमें शर्त की क्या बात है? अगले ही वीकेंड पर हम दोनों आपको मथुरा ले चलेंगे। वह तो मैं जाऊंगी ही, पर मेरी शर्त तो कुछ और ही है। चाची जी के इतने कहते ही
मैं कुछ परेशान हो गई। सोचा पता नहीं वे क्या शर्त रखेंगी। तभी राकेश बोल उठे, चाची जी, शर्त क्यों? आप तो आदेश दीजिए, क्या चाहिए? हमारे परेशान चेहरे को देखकर चाची जी की हंसी निकल गई। वे हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, शर्त नहीं, मेरा आदेश ही है कि यदि मुझे यहां रोकना है तो मुझे जल्दी से एक पोता देना होगा। 2 साल हो गए शादी को, कब तक यूं ही डोलते रहोगे? सुनते ही हम दोनों शर्मा गए। जिस प्यार और अधिकार से चाची जी ने कहा है, तो हमारे सोचने के लिए कुछ बचा ही कहां है। चाची जी ने हमारे जीवन को नए माने दे दिए हैं। पता नहीं ममता की यह मूरत वर्षों बिना औलाद के कैसे रही होगी। चलो, बीमारी के बहाने ही सही, वे हमारे पास अपनी ममता लुटाने तो आ गई।